हो आगे सब लोग, क्या नाम है इनका, कौन है वो, हो रही आवाज आ रही? देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक ये एचटीएमएल का कंप्लीट कर लिया था, और इसी के साथ एसोसिएशन में हमारे पास डीएचटीएमएल है, यानी डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जब हम केवल एचटीएमएल के टैग बेस्ड कोई पेज डिजाइन करते हैं, वो हमारा स्टैटिक पेज होता है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस एचटीएमएल के साथ हम सीएसएस कैसे मर्ज करेंगे और हम जेएस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब कहने को तो ये टॉपिक अपने आप में काफी लेंदी है, जो हम अपने सिलेबस में यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पूरे साल में पढ़ते हैं। बट अभी यहाँ पे हमें केवल उन चीजों को डिस्कस करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है कि भाई हमें इसको प्रैक्टिकल इसमें ट्रेंड होना है। हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से इसमें क्रिएट होंगे, उन टॉपिक्स को पूरा प्रॉपरली एनालाइज करना है। तो सीएसएस में यहाँ पे 3 वर्ड है। फर्स्ट है कैस्केडिंग, और सेकंड है स्टाइल, और थर्ड है शीट। अब इन दोनों वर्ड से हम लोग फैमिलियर हैं। शीट हमने एक्सेल के अंदर भी पढ़ी है, जहां पे शीट से मिलकर के हमारी वर्कबुक बनती है। और स्टाइल के बारे में हमने वर्ड में पढ़ा है कि फॉन्ट की स्टाइलिंग होती है। जो भी हम फॉन्ट टाइप करते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो टेक्सचुअल मैटर जो होता है उसका एक पर्टिकुलर डिस्प्ले होने का एक स्टाइलिंग होती है, जो कि फॉन्ट स्टाइल से डिफाइन होती है, और इसी के साथ इसका साइज भी होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी कि जब भी कोई हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें एसआरएस की रिक्वायरमेंट होती है। एसआरएस क्यों बनाया जाता है? ये अपने आप में एक पेपर वर्क होता है। ठीक है, कोई भी वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने से पहले हम उसका पेपर वर्क करके देखते हैं कि पेपर वर्क में कौन कौन सी चीजें हम अप्लाई करेंगे, और पेपर वर्क करने से बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिव मैनर में वर्कआउट करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और इस एसआरएस के अंदर हम क्या करते हैं, एसडीएलसी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है और विंडो एप्लीकेशन भी हो सकती है। दोनों तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों एप्लीकेशन के लिए जब मुझे एसडीएलसी फॉलो करनी है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने और डेवलप करने से पहले मार्केट में रिसर्च करते हैं। ठीक है, रिसर्च में हम पहला स्टेज क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके बाद इसकी फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग फेज स्टार्ट करते हैं। तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कौन से फेज का पार्ट आ गया हमारा, इसका। उससे पहले हमें ये वाले काम कर लेने हैं। इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होगी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होगी, और हमारी लीगल फिजिबिलिटी। ये हम देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं करंट में कितना फिजिबल है और फ्यूचर में कितना फिजिबल रहेगा। उसके बाद जब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो डिजाइनिंग स्टार्ट करने के लिए फिर हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। वो टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने वेब पेज को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब आपको ये भी पता है कि वेब एप्लीकेशन हमेशा ब्राउजर पे रन होती है। तो ब्राउजर पे जब हम रन कराते हैं, तो HTML के टैग के थ्रू हम पेज को डिजाइन करेंगे। तो पेज हमेशा क्या होता है, हमने बात की थी, रेंडरिंग प्रोसेस होती है और इंटरप्रिटेशन होता है। रेंडरिंग का मतलब मैंने बोला था कि ये डिस्प्ले जो करता है वो टैग बाय टैग करता है रीड करके, और उस टैग को रीड करने का प्रोसेस इंटरप्रिटेशन भी कहलाता है। अब जब HTML के टैग को हमें स्टाइल देनी है CSS के थ्रू, तो हमें CSS का इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए कि बेसिक एक इनिशियल फेज पे हम HTML टैग्स को स्टाइल कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो HTML के बारे में हमने पढ़ा कि HTML को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कोई एडिटर होता है, जिसको हम प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, यानी हमारा नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड एटसेट्रा, डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या है, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब हमने टैग अप्लाई कर दी इनमें, तो हम ये देखेंगे कि वो टैग जो है वो अट्रैक्टिव कैसे बने,
और वो अट्रैक्टिव बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि अब जो करंट ट्रेंड में चल रहा है, पीएचडी फोटोशॉप टेम्पलेट्स हमें दिया जाता है और उस पीएचडी को हमें एचटीएमएल और सीएसएस की सहायता से एज इट इज कन्वर्ट करना पड़ता है। ये डिजाइनर का पार्ट होता है, ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है। लेकिन अब ये ट्रेंड भी खत्म हो गया है और मार्केट में सारे या तो बाय डिफॉल्ट बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो एचटीएमएल का एडवांस वर्जन है बूटस्ट्रैप, उससे पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में एकदम बेसिक फंडामेंटल्स हैं, तो उन फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो मैंने यहां पे लिखा था सीएसएस में तीन चीजें हैं, स्टाइल और शीट। जब हम किसी एचटीएमएल टैग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं किसी एचटीएमएल टैग पे, उस प्लेस को हम उसकी शीट बोलेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, इस एचटीएमएल टैग पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी? स्टाइल प्रॉपर्टी। तो वो पेज जो होगा हमारा, वो सीएसएस हमारे कहलाएगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और उसको हम डॉट सीएसएस से सेव करेंगे। ठीक है, अब कैस्केडिंग का मतलब ये होता है, इस वर्ड का स्पेसिफिक मीन होता है कि वी कैन अप्लाई ऑन ए सिंगल प्लेस एंड इफेक्ट ऑन मैनी प्लेसेस। यानी हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस को एक जगह अप्लाई करेंगे, बट उसका इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो मोर देन वन प्लेसेस पे दिखाई देगा हमें। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिनेरियो है कि भी हमारे एचटीएमएल पेज को जो हमारा ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है, उसको कलरफुल बनाना है, उसका डिस्प्ले हमें परफेक्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीएसएस अप्लाई करेंगे। अब सीएसएस को अप्लाई करने के मेथड्स होते हैं, पैटर्न होते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। और आप लोगों को सब पता है कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो भी चीज स्टडी करते हैं, वो सारी की सारी पहले से प्री डिफाइंड होती है। हमें उसका सिंटैक्स समझना होता है, हमें उसका इंप्लीमेंटेशन का मेथड समझना होता है, और उसके बाद हमें उसको अप्लाई करना होता है। तो यहां पे हम पहली पहली बार जो बात करेंगे कि सीएसएस का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी कि हेड एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा टैग है जो एचटीएमएल के साथ एक्सटर्नल जो भी प्रोसेस होगी, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट हो या एक्सटर्नल स्टाइल हो, उसको अप्लाई करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है, जगह देता है। ठीक है, अब हेड सेक्शन के अंदर हमें पता है कि टाइटल भी होता है, और टाइटल उस करंट पेज का डिफाइन होता है। अब बात आती है कि एचटीएमएल में हम किस टैग पे स्टाइल अप्लाई करेंगे, जो हमने बॉडी टैग में लिए हैं हमारे पेज के स्ट्रक्चर के लिए। और पिछली क्लास में हमने बात भी की थी कि हमारा जो डिव टैग होता है, जो कि हमारे ब्राउजर को सेक्शंस में डिवाइड करता है, इसके एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है आईडी और एक होता है क्लास। तो इस आईडी और क्लास से जब हम इस डिव को डिफाइन करते हैं, तो इसको सीएसएस के थ्रू डिफाइन करना कंपलसरी हो जाता है हमें। ठीक है, जब तक आप इसके ऊपर सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे, ये डिव अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो सीएसएस अप्लाई करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला इनलाइन सीएसएस, विद इन टैग बोलते हैं इसको, यानी जहां पे मैंने टैग लिखा है और वहीं पे मैं उसकी स्टाइल डिफाइन कर दूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पी टैग हमने यहां पे क्रिएट किया और पी को क्लोज किया। अब जब यहां पे ओपनिंग टैग था, यहीं पे अपन लिख दें स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट सीएसएस, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल एरियल। तो जहां पे आपने टैग डिफाइन किया है, वहीं पे आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इन लाइन सीएसएस, यानी विद इन टैग। अब जब हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो यहां पे देखिए कि जो भी टैग आप लेते हो, उस पे जो स्टाइल हम दे रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। फॉन्ट साइज हुआ, फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट वेट हो जाएगा। ये स्टाइल की प्रॉपर्टी है जो हम उस टैग पे सेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा स्टाइल शीट। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे जब हम नोटपैड में लिखेंगे ना, ये बेसिक एनवायरनमेंट में है। जब आप वीएस कोड में, जब प्रॉपर प्लेटफॉर्म में काम में लेंगे, तो वो हमें इतने सिंटेक्स की बाउंडेशन नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आईडी में यूजर का फास्ट एक्सेस करना जरूरी है, तो उसमें ऑलरेडी यूजर को ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे आपको अगला ये अप्लाई करना है।
जैसे यहाँ पे सिंटेक्स एरर होने की बहुत संभावनाएं होती है, बट हमारा जो बिगिनिंग होती है किसी भी कैंडिडेट की, उसको नोटपैड में ही करना सिखाया जाता है। उसके बाद तो वो अपना जो भी उसको अवेलेबल एडिटर है, प्लेस है, वहां पे पुट कर सकता है। तो आपको केवल ये ध्यान, अब आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भी फॉन्ट साइज के अंदर 20 पिक्सल है, स्टाइल ये है, तो ये आपको कोड दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, सीएसएस की प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपको फॉन्ट साइज जो होगी कॉलम के इस तरफ जो होगी वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी किसकी, फॉन्ट की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को पहला मेथड ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन का तरीका होता है इनलाइन सीएसएस विद इन टैग। दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा विद इन हेड सेक्शन। ठीक है, यानी ये इस वाले प्लेस के अंदर, इसको हम बोलेंगे क्या, डॉक्यूमेंट वाइल्ड शीट और इंटरनल स्टाइल शीट। पहली वाली तो क्या हुई, जहां पे हमने बॉडी टैग में कोई टैग अप्लाई किया और उस टैग के अंदर ही हमने क्या कर दिया, उसको पुट कर दिया, वो हमारा हो गया इनलाइन। लेकिन मैंने ये टैग लिया बॉडी, इसके अंदर ये पी टैग लिखा और मैंने ये टेक्स्ट लिखा, ये पी हमने बंद कर दिया और ये बॉडी हमने बंद कर दिया। ठीक है, अभी हमने देखा था यहां पे हमने लगाई थी जिसको हमने कहा इनलाइन। अब हमें क्या करना है, ये हमारे हेड सेक्शन के अंदर हमें टैग लेना पड़ेगा स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग को क्लोज करना पड़ेगा। और इसके अंदर किस टैग पे हमें अप्लाई करना है, पी टैग पे। और क्या क्या अप्लाई करना है हमें, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट कलर रेड, और फॉन्ट फेस एरियल, जो भी हमें लेना है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये वाला मेथड हमारा कहलाएगा, इसको हम नाम देते हैं, नाम ही पूछा जाता है डॉक्यूमेंट वाइल्ड शीट, और दूसरा नाम है इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब जितने भी आप यहाँ पे टैग बनाएंगे, जैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हेड, जब हेड सेक्शन हम डिजाइन करेंगे, हेडर, जब हम मेन्यूज क्रिएट करेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, तो ये मेन्यूज हम क्या करेंगे, लिस्ट टैग में लेंगे, ओएल टैग में। जब आप इन ओएल टैग में इस लिस्ट को क्रिएट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट वर्टिकल हमारे पास लिस्ट डिस्प्ले होगी, लेकिन हमें इसको फ्लोट प्रॉपर्टी से क्या करना है, लेफ्ट करना है, तो ये सारे के सारे लेफ्ट में चले जाएंगे। तो फ्लोट प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम, ओएल पे। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक स्टाइल की प्रॉपर्टी है जो उसको सेट करने के पेज पे काम आ रही है। फिर हम करेंगे मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन में हमने 20 पिक्सल दे दिया, तो इन सब के नीचे साइड में मार्जिन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको पता है कि भी पैडिंग और मार्जिन हमारे स्पेस को मेंटेन करने के काम में आती है। इस तरीके से दो तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें से सीएसएस पे से या तो नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरी जो है थर्ड टाइप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस का पेज बनाएंगे और जितने भी हमने टैग लिए हैं बॉडी सेक्शन में, उन सब की स्टाइल वहां पे अप्लाई करके और उसको लिंक करेंगे इस वाले पोर्शन के साथ। तो वहां पे हमें केवल लिंक का जो सिंटेक्स है वो हमें ध्यान रखना है कि लिंक क्या होगा और किस तरीके से होगा, सिंटेक्स क्या होगा उसका हमें देखना है, लिंक, रिलेशन, आरईएल, स्टाइल शीट और एचआरईएफ, जो भी आपने न्यू डॉट सी एस एस अपनी फाइल का नाम रखा है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, जितने भी आपने बॉडी टैग में क्या लगाई थी, टैग लिए थे, और इन टैग पे सब पे आपने सी एस एस मान लीजिए यहां अप्लाई की है और इसका नाम था न्यू डॉट सी एस एस, तो ये कनेक्ट हो जा करके यहां पे वर्क करेगी। तो जितने भी एक्सटर्नल लिंकिंग का पार्ट होता है, चाहे से वो स्टाइल का हो चाहे से वो स्क्रिप्ट का हो, वो हम कहां करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जब आपने सीएसएस को इंप्लीमेंट करना देख लिया, तो केवल और केवल ये आपकी कहां हेल्प करेगी, जो भी आप फॉन्ट यूज में ले रहे हो, जो भी आप टेक्स्ट काम में ले रहे हो, उसका फेस बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलरफुल करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन सीएसएस
का जो मेन रोल है वो ये है कि भाई स्टाइल जब हम प्रोवाइड करते हैं तो स्टाइल प्रोवाइड करने से अट्रैक्टिव तो बनता ही है हमारा पेज, लेकिन रेस्पॉन्सिव भी हो जाता है। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? यहां पे हम बोलते हैं ना रेस्पॉन्सिव साइट होनी चाहिए, तो रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होगा? आप देखते हो कि भी फोन में हम वेबसाइट, जब आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करोगे किसी भी कंपनी की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो मोबाइल व्यू उसका अलग आता है, डेस्कटॉप व्यू अलग आता है। तो वो फैसिलिटी रेस्पॉन्सिव बनाने की हमें जब हम करते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि भी मोबाइल में कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया और डेस्कटॉप में चेंज हो गया। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी जो है वो हर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सेट होती है। अब जब आपने ये सीएसएस के बारे में बात कर ली, तो इसमें क्या होता है कि जब आप पेज की डिजाइनिंग करते हो, मान लीजिए मैंने अपने एक स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाइए, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो अपना जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो अपना अपॉइंटमेंट कराएं। तो वो वेब एप्लीकेशन कैंडिडेट डिजाइन करा है, तो होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट पेज होंगे, डॉक्टर्स होगा, अपॉइंटमेंट का सेक्शन होगा, कैंडिडेट आया ऑनलाइन उसमें अपना अपॉइंटमेंट बुक कराया। तो इस टाइप की कैंडिडेट एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें होम पेज अपना कॉमन रहेगा और जो हमारे सर्विसेज वाले पेज हैं, प्रोडक्ट वाले पेज हैं, वो चेंज होते जाएंगे। और उसको डेटाबेस से मैंने कनेक्ट करवा दिया और डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो रही है और वो रेस्पॉन्सिव भी हो गया और वो फंक्शनैलिटी वहां पे आ गई। किसी को ऑनलाइन ही क्या करना है, डॉक्टर का पेमेंट करना है, तो मैंने पेमेंट गेटवे उसमें सेट कर दिया। ऑनलाइन ही कैंडिडेट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा और उसकी स्लिप भी जनरेट हो जाएगी वहीं पे। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शनैलिटी वाला पार्ट है, ये अगला फेज चालू होता है। हमने पेज तो डिजाइन कर दिए हैं यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस, बट हमें फंक्शनैलिटी के फेस पे भी जाना है कि भी फंक्शनैलिटी का मतलब डायनामिक पार्ट पे हमें जाना है। यूजर उसके थ्रू कैसे इंटरेक्ट हो रहा है, भाई कोई भी वेब एप्लीकेशन बनती है उसको ऑपरेट तो यूजर ही करेगा, फ्रंट यूजर। और वो यूजर और एप्लीकेशन के बीच में कितनी कन्वीनियंट एक्सेस है, एक्सेस कितना बेटर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये जो फेज बताया था ना एसआरएस, उसमें यही होता है कि मान लीजिए अभी एग्जिस्टिंग फेज में कोई एप्लीकेशन डेवलप है और मैं उसमें चेंजेस करना चाह रहा हूं, तो मैं ये देखूंगा कि प्रपोज्ड सिस्टम क्या होगा, पास्ट सिस्टम क्या था और फ्यूचर में क्या होगा। तो वो चेंजेस करके और उसकी फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे और उसमें अपडेशन करेंगे। जब हम सीएसएस की बात कर लेते हैं, तो अगले फेज में जाना जो हमें पड़ता है वो होता है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी हमारी, इसके बारे में भी हमें समझना है। दो वर्ड से मिलकर के जावास्क्रिप्ट बन रही है। तो क्या किसी को मालूम है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है? बैकएंड पार्ट, ये आंसर आपका बहुत एडवांस हो गया जो हम प्रोफेशनल लाइफ में काम में लेते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल वे में पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट एकदम चेंज है। जो आपने आंसर दिया वो डेवलपमेंट फेज के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं बेसिक इनिशियल फेज की बात करूं तो लैंग्वेज हमारी होती है भाषा। हमने कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, हम डिजाइन लैंग्वेज की बात करें और डेटाबेस लैंग्वेज होती है हमारे पास। तो अब मुझे बताएं कि लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है, तो लैंग्वेज जितनी भी आपने पढ़ी है तो उसका एक स्पेसिफिक मीन होता है। क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि सबने कंप्लीट किया है अपना डिग्री कोर्स, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आंसर क्या है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका अपना इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे यूजर सोर्स कोड अप्लाई करता है और उसका आउटपुट हमें मिलता है वहीं पे। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेप्स होते हैं, सोर्स कोड टू कंपाइलेशन स्टेप और कंपाइलेशन टू एग्जीक्यूशन स्टेप, इंटरप्रिटेशन जिसको अपन बोलते हैं। आपने सी का कोड लिखा, आपने जावा का कोड लिखा, सी प्लस प्लस का कोड लिखा, तो आपको उसको कंपाइल कराना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी होती है जो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं होता, सॉरी कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं होता। ये क्या होती है, केवल रेंडर होती है। रेंडर का मतलब ब्राउजर इसको रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है।
आप देखो जावास्क्रिप्ट में आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप कोड लिखिए और ब्राउजर पे उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो हम्म अब उसका कारण बता रहा हूं ना कि भाई ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडिविजुअली इनका कोई एक्सेस नहीं है, इंडिविजुअली इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं बनाया गया। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हमेशा एम्बेड होती हैं। एम्बेड किसके साथ? एम्बेड का मतलब होता है मर्ज होना, और वो मर्ज होने के लिए इनको एक प्लेटफॉर्म कौन देता है? एचटीएमएल देता है। ये अपना टास्क जो है वो इसके साथ एसोसिएट होके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पहला फीचर यह है कि दे डोंट हैव देयर ओन एनवायरमेंट, उनका कोई एनवायरमेंट, दे और ऑलवेज एम्बेड विद अनदर लैंग्वेज, ये हमेशा एम्बेड होती है। दूसरा रीजन है कि इसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के स्टेप्स नहीं होते, ये डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू रीड की जाती है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन तो हो गई कि द लैंग्वेज विच इज एम्बेड विद अनदर लैंग्वेज। और यहां पे स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ ए कोड, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लेंदी कोड लिख देते हैं, नंबर ऑफ सोर्स कोड बहुत लेंदी हो जाता है, और आप उस प्लेटफॉर्म पे करते जाते हैं प्रोग्राम, और उससे उसको जैसे उसका कंप्लीशन होता है कंपाइल कराते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हमेशा कोड जो है वो स्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, और ये क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट होंगी। क्लाइंट एंड का मतलब क्या है कि जब हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात कर ली तो अगला स्टेप आता है कि भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कितनी तरह की होती है। तो उसमें दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, फर्स्ट इज क्लाइंट और सेकंड इज सर्वर। ठीक है, तो सर्वर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होगा, ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। हम्म क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन हमने बात किया था जब मैंने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताए थे, इंटरनेट का टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल। हम्म ये हमने डेटा कम्युनिकेशन की बात की थी, सेंडर है और एक ही रिसीवर है। ठीक है, और यहां पे हमारी ओएसआई मॉडल काम करती थी। लेकिन क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमने क्या किया था कि क्लाइंट हमेशा क्या करता है? रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और ये हमेशा रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है, अब इसके रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने और यहां से रेस्पॉन्स को लाने, इस कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? ओएसआई मॉडल काम करते हैं, और यहां पे हमारी 7 लेयर होती है। और इन सातों लेयर में भी जो हमारे वेब एप्लीकेशन में है वो टीसीपी आईपी, इसमें 5 लेयर्स होती है हमारी। ठीक है, इसमें से वो कौन सी 2 लेयर है जो नहीं होती है? लेयर नंबर कौन कौन है? लेयर नंबर बताओ जल्दी। 5 और 6, गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं। अब बात आ रही है कि मैंने बोला कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। अब इसमें क्या होगा? इसका एग्जीक्यूशन जो है हमेशा क्लाइंट एंड पे होगा थ्रू ब्राउजर, और इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? सर्वर पे होगा, और सर्वर के थ्रू इसका रेस्पॉन्स क्लाइंट एंड पे जनरेट होगा। तो बात आती है कि भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट पहली, दूसरी है जे क्वेरी, और तीसरी है एजेक्स। जो कंपनीज में अभी काम में लिया जा रहे हैं वो ये दो हैं। जेएस केवल इनिशियल फेज में, लर्निंग फेज में देखी जाती है कि जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने अपने एजुकेशन में सी, सी प्लस प्लस और जावा, पीएचपी और एचटीएमएल सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। तो इन लैंग्वेज को आपने देखा कि भी फर्स्ट ईयर में हमारे पास सी आती है, तो सी एक बताता है कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। उसमें कुछ ड्रॉबैक थे कि भाई ये क्या कर रही है, लार्ज कोडिंग को फेस नहीं कर सकती, कंपाइलर उसका एरर नहीं जनरेट कर पाता। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई जो कि हमारी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड थी, फिर ट्रू ऑब्जेक्ट आ गई, जावा आ गई, और फिर ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के बाद जो हमारे पास जो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज आ गई हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। तो सारी लैंग्वेजेस अपडेटेड फॉर्म में आ रही हैं। जो प्रीवियस में कोई ड्रॉबैक या कमी रह गई है वो जो नई आने वाली है उसमें नहीं है। तो जो जावास्क्रिप्ट आई थी, तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट तो हो रही थी, लेकिन इसका जो स्क्रिप्ट था तो वो स्क्रिप्ट भी
जो है वो डेवलपर के लिए लेंदी थी। उस कोड को अप्लाई करना भी यूजर को नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखना पड़ रहा था। इस वजह से क्या हुआ, फिर उन्होंने जे क्वेरी अप्लाई करी। जे क्वेरी में क्या होंगे, हर प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे। आपको फंक्शंस को पुट करना है और अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। एजेक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं तो ये पेज को विदाउट रिफ्रेश किए हुए अपना इंप्लीमेंटेशन कर देता है। एजेक्स से जब हम जो भी स्क्रिप्टिंग लगाते हैं तो वो हमारा विदाउट रिफ्रेश किए हुए पेज पे परफॉर्म कर देता है। हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में मैंने कहा कि ये अपने आप में एक लैंग्वेज तो है, बट इसके अंदर फीचर भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मिलेंगे, लेकिन इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन मेथड है वो थोड़ा सा लिमिटेड एक्सेस का है। जैसे कि आप लोगों ने सी में, सी प्लस प्लस में यूजर इनपुट देता है, क्या जावास्क्रिप्ट में यूजर से इनपुट देने की ऑप्शन है? और है तो किस मेथड से है? हम्म। हाँ। कौन सा प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट होता क्या है? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? है? पहले नहीं पढ़ी? जो अभी पढ़ रहे हैं कुछ, जो वो लोग भी आपने तो पढ़ा होगा ना? फिर है। और आपका तो प्रोजेक्ट भी बन रहा होगा अभी। हो गया प्रोजेक्ट? देखिए, जावास्क्रिप्ट जो आई थी, ये जावा के फीचर्स को फॉलो करती है, पहली चीज तो ये। ठीक है। और इसका मेन रोल जो है वो यूजर इंटरेक्टिविटी है। कोई भी वेब पेज डिजाइन हुआ, उसके साथ यूजर कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंटरेक्शन मतलब उसके बीच का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है और जो भी उसके थ्रू वो कर परफॉर्म कर रहा है, तो वो उस इंटरेक्शन में जावास्क्रिप्ट का रोल होता है। अब बात आ रही है कि जावास्क्रिप्ट नेटस्केप ने डेवलप की थी। ये नेटस्केप क्या, एक ब्राउजर था। इसने क्या किया, अपने लिए एक लैंग्वेज डिजाइन करी जो इस ब्राउजर पे परफॉर्म करेगी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने अपने इस ब्राउजर के अकॉर्डिंग ये वर्क करने लग गई, तो फिर क्या किया इसने, HTML को सपोर्ट करना शुरू किया जावास्क्रिप्ट ने। और इस जावास्क्रिप्ट ने इस HTML को क्या प्रोवाइड किया, प्रोग्रामिंग टूल प्रोवाइड किया। यानी जो भी लॉजिकल रिलेटेड टास्क उस वेब पेज पे परफॉर्म करना है वो इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट इसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड लॉजिक्स पे काम करने की फैसिलिटी दे रहा है। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट का मेन एक और काम है, वो है इस इंटरेक्शन के साथ वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होगा कि जब यूजर इस वेब पेज के थ्रू इंटरेक्ट हो रहा होगा, तो यूजर जो इनपुट दे रहा है दैट इज करेक्ट और नॉट, तो वो चीज कौन चेक करेगा? वो चीज हमारा जेएस चेक करेगा कि यूजर ने जो भी इंटरेक्शन किया है वो सही प्रोसेस अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। बट वो चेक कैसे होगा, वो जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू होगा। और वो कोड कहां पे अप्लाई किया जाएगा, HTML में। अब बात आती है कि भी जब भी हम HTML इंप्लीमेंट करते हैं, तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले हमने देखा था कि हेड सेक्शन हमें क्या करता है, स्टाइल और स्क्रिप्ट अप्लाई करने की फैसिलिटी देता है। तो हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के कोड को HTML के पेज में अप्लाई कैसे करेंगे? सेम वही दो तीन मेथड होंगे, 3 मेथड से। पहला होगा विद इन हेड सेक्शन, दूसरा होगा विद इन बॉडी सेक्शन, और तीसरा होगा एक्सटर्नल JS इंप्लीमेंटेशन। अब हमें ये देखना होगा कि इन तीनों में फर्क क्या होगा। तो सिंपल सा एक एक लाइन का फर्क है।
जब भी आप हेड सेक्शन के अंदर यहां पे लगाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट को आपने बंद कर दिया, और जो भी आपको प्रोसेस अप्लाई करनी है वो यहां पे आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। और जब आप हेड सेक्शन में अप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर अप्लाइंग जावास्क्रिप्ट कोड विद इन हेड सेक्शन, इट इज मैंडेटरी टू कॉल दैट कोड विद इन बॉडी सेक्शन। हमें उस कोड को कॉल करना कंपलसरी हो जाता है, कहां पे? बॉडी सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं केवल उसको सुनकर के आपको याद रखना है कि हेड सेक्शन के अंदर कोड जो है वो बॉडी सेक्शन के अंदर कॉल करना कंपलसरी हो जाएगा। जब हम बॉडी सेक्शन में ही डायरेक्ट कोड को लगाएंगे, हम हेड में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और एक्सटर्नली जब हम लगा रहे हैं तो उसको हमें लिंक कैसे करना पड़ेगा, जैसे हमने सीएसएस को किया था। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉल करने का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉल कैसे होता है, और यहां पे हम जो चीज लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह वेरिएबल्स भी होंगे, डेटा टाइप भी होगा, आउटपुट फंक्शन भी होगा, एरे भी होंगे, लूप भी होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होंगे, ठीक है। और हमारे पॉपअप बॉक्सेस जिसपे से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फंक्शन पॉपअप बॉक्सेस। एक टॉपिक आएगा इवेंट्स का, इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जब हम करेंगे तब जाके इन चीजों पे हम क्लियर कर पाएंगे। आज केवल इतना सा ध्यान रखना है अपने को कि वी कैन अप्लाई जावास्क्रिप्ट विद इन बाय 2 और 3 मेथड्स। फर्स्ट इज हेड सेक्शन, सेकंड इज बॉडी सेक्शन, और थर्ड इज एक्सटर्नली। और एक्सटर्नली को हमें लिंक करना पड़ता है, और हेड सेक्शन वाली को हमें कॉल करना पड़ता है, जबकि बॉडी सेक्शन कॉल नहीं करना पड़ता। अब ये कॉल वर्ड का मतलब क्या है भाई? अभी हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर उसको रीड करता है और रीड करके डिस्प्ले कर देता है। जावास्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है और आपको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं है। आपने नोटपैड में कोड लिखा, आप उसको सेव करोगे फाइल को .js से, तो .js से जब आप सेव करोगे तो क्या होगा, ब्राउजर उस कोड को रीड करके उसका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम उस पेज को डिफाइन करेंगे। अब ये सारी चीजें हो गई कि भी हमें इस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन के लिए डेटा टाइप है, वेरिएबल है, वो क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो डेटा टाइप का क्या रोल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? आप लोगों ने सबने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है, सी प्लस प्लस और जावा, है? हाँ सुनिए, तो जब आप इस लैंग्वेज में अपना क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप सोर्स कोड लिखते हैं तो हर प्रोग्राम का एक बाय डिफॉल्ट क्या है, स्ट्रक्चर है। सी के प्रोग्राम को बनाने का सी प्लस प्लस क्या, और जेएस जावा का। जब आप ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, मान लीजिए मैं बात करूं import.java.io, और मैं क्लास यहां पे बनाता हूं हेलो नाम की, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हमारा मेन फंक्शन हो गया, और मैंने यहां पे लिया इंटीजर a कॉमा b कॉमा c। तो a b c मेरे वेरिएबल हैं। वेरिएबल किस काम में आते हैं? वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अब वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो वेरिएबल की वैल्यू का टाइप हमारा डेटा टाइप बताता है, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप मुझे बताइए, आप लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट किए होंगे सिस्टम के अंदर, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई है जिसमें हमें वेरिएबल का टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है? वो आज के ट्रेंड में है, 5th जनरेशन में। लेकिन जिन लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस में वेरिएबल का टाइप मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? इनका नाम होता है टाइटली कपल्ड लैंग्वेज, टाइटली कपल्ड लैंग्वेज। जबकि जावास्क्रिप्ट में हमें वेरिएबल का टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता, इसलिए इनको बोलते हैं लूजली कपल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो
टाइटली का कंसेप्ट, ये जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी जिनमें वेरिएबल का टाइप मेंशन करना कंपलसरी था, तो उन लैंग्वेजेस को टाइटली कपल्ड नाम दिया गया, जबकि जावास्क्रिप्ट को लूजली कपल्ड नाम दिया गया। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू आपने जैसी दी है, मान लीजिए मैंने a इज इक्वल टू 5.7 लिया और b इज इक्वल टू 4 लिया, तो ये फ्लोट वैल्यू है और ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसका टाइप गेट कर लेगा। ठीक है, लेकिन हम्म, हाँ अब मैं उस पर ही आ रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सिंगल इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट में जो फर्क होगा वो ये होगा कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले वेर कीवर्ड लगाना पड़ेगा, विदाउट वेर कीवर्ड ये एरर जनरेट करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड चेंज हो गया और हमने ये क्या किया, वेर ए इज इक्वल टू 5.7। आप लोगों ने सी में जब वेरिएबल डिक्लेयर का सिंटेक्स पढ़ा है तो वहां पे आता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू और सेमीकोलन। ये हम जनरली सी और सी प्लस प्लस में डिक्लेरेशन सिंटेक्स करते हैं। और डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन की जहां पे बात आती है, तो डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन में क्या अंतर हो जाता है? क्यों पास करते हैं? उसको तो हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। भाई ये एक चीज बताओ मुझे, मैंने इंटीजर ए लिया और इंटीजर ए इज इक्वल टू 5.5 कर दिया, तो इसका मतलब दोनों, ये तो वो केवल डिक्लेयर हो गया, ये डिक्लेयर विद इनिशियलाइजेशन हो गया, तो क्या ये वैल्यू मैं बाद में नहीं ले सकता था? फिक्स करना है मुझे वैल्यू को कि वे 5.5 ही रखना है, तब हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन करेंगे। और एरे के टाइम पे डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लेंथ देते हैं, इंटीजर मार्क्स और ये सेमीकोलन, यहां मैंने 10 दे दिया, तो ये डिक्लेरेशन सिंटैक्स हो गया, इसके साथ में इनिशियलाइज करूंगा, तो इसको हम डिक्लेयर विद इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं? हर बार कर देंगे? एरे में हमेशा यह भी ध्यान रखा जाता है कि जब एरे की साइज स्मॉल होती है तभी हम डिक्लेयर विद इनिशियलाइज, मान लीजिए एरे यहां पे मैं 50 कर देता साइज, तो फिर मैं इसकी वैल्यू 50 वहां पे असाइन नहीं करता। जब एरे की इंडेक्सिंग स्मॉल होती है, साइज छोटी होती है, तभी हम डिक्लेरेशन के साथ इक्वल टू लगा करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब प्रोग्रामिंग के अंदर हम जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है कि वेरिएबल, एरे वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल तीनों में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज एरे वेरिएबल और व्हाट इज पॉइंटर वेरिएबल? एक 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 एक, हाँ। हम्म 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 हम्म। और कोई पीछे से? क्या हुआ? व्हाट इज वेरिएबल, एरे वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल? कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा कि भाई अभी यहां नहीं बोलोगे तो 2 महीने बाद पेपर में तो ट्राई करोगे ही ना। मेरा ये मानना है कि क्लास के अंदर इंटरेक्शन जितना ज्यादा हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, उतना ज्यादा हमें चीजें याद रहती है। अब आप बोलोगे ही नहीं, भी गलत ही तो बोलोगे। ये इन्होंने भी तो बोला है, बट आप लोग अपने सीट पे बस चुपचाप बैठने से थोड़ा ना काम चलेगा। हाँ, इधर से आप बताइए। नहीं है याद? पीछे व्हाट इज वेरिएबल, एरे वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल? इसका सिंपल सा एक एक लाइन का आंसर है, यूजिंग ए वेरिएबल वी कैन स्टोर एट ए टाइम ए सिंगल वैल्यू। ठीक है, और यूजिंग एरे वेरिएबल वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप, एंड पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट इज यूज टू इंडिकेट और फाइंड द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज स्टोर इन ए मेमोरी। ठीक है, एरे
इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग चलता है, सिंपल वेरिएबल उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वर्क करता है, और पॉइंटर हमेशा एम्परसेंड और इनडायरेक्शन के थ्रू काम करता है, जो कि हमारा एड्रेस ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये अब हमें कल देखना है कि अगला जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेजर क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पॉपअप बॉक्सेस से, फंक्शन से बनेगा, और हमारा एक इसका टॉपिक आएगा एरे। जैसे नॉर्मली हमने सी में एरे पढ़ा है 1D 2D एरे, वो एरे यहां पे नहीं है जावास्क्रिप्ट में, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। दूसरा मेजर क्वेश्चन बनेगा इवेंट्स पे, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करना मतलब उसको पुट करना है हमें, ताकि वो ब्राउजर से इंटरेक्ट हो पाए। ठीक है, आपने केवल जावास्क्रिप्ट का कोड लगा दिया हेड सेक्शन के अंदर, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें, इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बॉडी सेक्शन से उसको कनेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जब रीड करता है ना, तो बॉडी सेक्शन की चीजों को ही रीड करता है, हेड सेक्शन वाली चीजों को रीड नहीं करता। ठीक है, तो हमें उसको कनेक्ट करना कंपलसरी हो जाएगा बॉडी सेक्शन के साथ। और बॉडी सेक्शन में ही कोई कोड आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, पेज लोड होते ही देरी आपका स्क्रिप्ट भी लोड होगी। और एक्सटर्नल वाला जो होगा, उसको हमें लिंक करना पड़ेगा, उस लिंकिंग रेफरेंस के थ्रू वो वहां पे कनेक्ट होकर के और रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो वेरिएबल पे बनेगा, जो वेर कीवर्ड है, एक लूजली और टाइटली पे बनेगा। ठीक है, और हमारा इवेंट्स पे, फंक्शन पे, और हमारे इसमें 3 पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी जावास्क्रिप्ट। फिर कुछ पार्ट हमें जेक्वेरी का भी इंट्रोडक्शन देखना होगा कि जेक्वेरी में कैसे काम होता है, और एजेक्स तो है नहीं हमारे, तो जावास्क्रिप्ट के साथ थोड़ा बहुत हमें इंट्रोडक्शन देखना होगा कि जेक्वेरी क्या है। उसके अलावा फिर हमें स्टार्ट करना होगा पीएचपी। ठीक है, तो पीएचपी भी हमें चालू करनी है, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, दोनों के अकॉर्डिंग ही बात करनी है हमें। बेसिक में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में है, मैसेजिंग, ऑनलाइन मैसेजिंग, ऑफलाइन मैसेजिंग है, जो कि 5-5 10-10 मिनट के टॉपिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग रूटीन में देखते हो क्या होता है, वॉइस मेल क्या होता है, रिकॉर्डेड, हम कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके मेल पे एक्सेस करते हैं, वो हमारा वॉइस मेल होता है। तो बेसिक वाले में तो इतना चीजों को डीपली नहीं पूछा गया है, आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा घंटा में वो कवर हो जाएगा। जो एडवांस वाले पोर्शन में पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और एक टॉपिक एक्सएमएल का अपना है, उसे हमें करना है कि एक्सएमएल के अंदर हमें टैग क्रिएट नहीं करने पड़ते। तो ये सारी चीजें हैं, और इसको हमें इस वीक, और एक हो सकता है एक वीक की और जरूरत पड़ जाए, बट हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में 2-3 क्लासेस में ही कंप्लीट करें। और सैटरडे को मैं थोड़ा लंबा टाइम लेकर के कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा।